हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में हम इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट टॉपिक कवर करेंगे। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूज़फुल होने वाली है। एमपीओबी को हम कवर कर रहे हैं, यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन है इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट के 4 स्टेजेस। नंबर 1 है हमारा प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट पीरियड। नंबर 2 क्लासिकल थ्योरी, जिसमें हमारे 3 टाइप्स के बताई गई हैं, लाइक साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि हमें FW टेलर ने दिया है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच दी है जो कि हेनरी फ्योल ने दी है। उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो कि मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है। नंबर 3 आता है न्यू क्लासिकल थ्योरी, जिसको हम बिहेवियर अप्रोच भी बोलते हैं। साथ में नंबर 4 आता है मॉडर्न थ्योरी और सिस्टम अप्रोच। यहाँ पे हमें एक डायग्राम गिवन है जिसमें प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट पीरियड के बारे में बताया गया कि इसमें जो है किसने कंट्रीब्यूशन दिया था, एंड साथ में क्लासिकल थ्योरी को बताया गया है जिसमें हमें 3 टाइप के थ्योरीज बोल सकते हैं हमें दी गई। न्यू क्लासिकल में हमें हादोन एक्सपेरिमेंट बताया गया, एंड मॉडर्न थ्योरी में हमारी सिस्टम अप्रोच और कंटिंजेंसी अप्रोच आती है। तो इसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे टर्न बाय टर्न। तो नंबर 1 हम बात करेंगे प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट पीरियड की। तो बेसिकली नाम से पता चल रहा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट पीरियड से पहले का जो पीरियड था, पहले का जो टाइम था, वो था हमारा प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट पीरियड। तो बोला गया कि एज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अक्कर्ड इन द 18th सेंचुरी, कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो कब आया, 18th सेंचुरी में आया। तो देयर वॉज ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन मैनेजमेंट। उससे क्या हुआ, मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा इस चीज़ का। तो ये जो सिनेरियो आया था, इसने मेथड्स को ही चेंज कर दिया गया था। कैसे मेथड्स? कैपिटल रेज करने के, लेबर को ऑर्गेनाइज करने के, उसके बाद प्रोडक्शन किस तरीके से करना है गुड्स का। तो ये सब मेथड्स को इसने चेंज कर दिया था, ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था 18th सेंचुरी में। तो एंटरप्रेन्योर देन हैड एक्सेस टू प्रोडक्शन फैक्टर लाइक लैंड, लेबर एंड कैपिटल। हम जानते हैं जो भी जितने भी एंटरप्रेन्योर्स थे उस टाइम पे, उनके पास ये एक्सेस था। हमारे प्रोडक्शन फैक्टर्स लाइक आपके लैंड हो गया, लेबर हो गया, ये हमारे प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं। तो इन पर एक्सेस करने का उनको पूरा एक्सेस था। तो फाइनल स्टेप क्या था, वो ओनली टू मेक सम एफर्ट। कि फाइनल स्टेप क्या था कि हमको कुछ एफर्ट्स लगाने हैं ताकि ये फैक्टर्स एक साथ कंबाइन हो और हमारे जो टारगेट्स हैं वो हम सक्सेसफुली अचीव कर पाएँ। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, नए नए डायमेंशंस लिए गए मैनेजमेंट के द्वारा। ऐसा क्यों किया गया? बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सर्टेन नोटेबल पर्सनालिटी। मतलब कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ आई जिन्होंने कुछ इफ़ेक्टिव आइडियाज़ इंट्रोड्यूस करे, कुछ अप्रोचेस दी मैनेजमेंट को। ठीक है, उससे क्या हुआ, उन अप्रोचेस से एक डायरेक्शन मिली हमको कि हमें इस दिशा में काम करना है। तो यहाँ पे हमें कुछ पर्सनालिटीज़ के बारे में बताया गया है। वो पर्सनालिटीज़ हैं प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज ऑफ यूनाइटेड किंगडम, तो चार्ल्स बेबेज प्रोफेसर थे एक। इन्होंने 1729 से 1871 इनका जो था टाइम पीरियड था। तो इन्होंने क्या करा, बेसिकली ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे जाने माने। इन्होंने डिस्कवर किया कि मैन्युफैक्चरर रिलाय ऑन गेसिंग, कि जो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो प्रोडक्शन करते हैं ना, वो गैसिंग पर रिलाय करते हैं। गैसिंग इन द सेंस कि वो एक सिर्फ एस्टिमेशन लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, गैसिंग पे वो रिलाय करते हैं और फिर उस गैस के बेस पर सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं। ठीक है, एंड एडवाइस देम फॉर यूटिलाइजिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स टू बी मोर प्रोडक्टिव एंड एक्यूरेट। तो बोला गया कि मैन्युफैक्चरर जो है वो गैसिंग पे रिलाय करते हैं और सजेस्ट करते हैं। तो बेसिकली प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज ने एडवाइस किया कि हमको क्या करना है, अगर हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को एफिशिएंट बनाना है, चीपेस्ट बनाना है, बेस्ट वे में करना है, तो हमको ना साइंस एंड मैथमेटिक्स को यूज़ करना पड़ेगा, यूटिलाइज करना पड़ेगा, ताकि
हमारा जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्टिव हो ज़्यादा और एक्यूरेसी से हम काम करें। उसके बाद रॉबर्ट ओन्स की बात करें, रॉबर्ट ओन्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स की बात करें तो इनको पर्सनल मैनेजमेंट का फादर बोला जाता है। पर्सनल मैनेजमेंट मतलब ह्यूमन रिसोर्स आप बोल सकते हैं। ओके, तो ह्यूमन रिसोर्स जो है हमारे, उनका इनको फादर बोला गया रॉबर्ट ओन्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम के। तो इन्होंने एम्प्लॉई के वेलफेयर पर फोकस किया। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि कॉपरेशन होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे के साथ हमें कॉपरेट करके चलना है एम्प्लॉयज़ को। साथ में ट्रेड यूनियंस बनाई जानी चाहिए, ट्रेड यूनियंस होनी चाहिए। तो इनका जो मेनली बिलीव था वो ये था कि इन एम्प्लॉय का जो वेलफेयर है माइट डिटरमाइन द परफॉर्मेंस टू अ लार्जर एक्सटेंट। तो बेसिकली अगर एम्प्लॉय के वेलफेयर के बारे में अगर आप सोचोगे तो उससे आप जो परफॉर्मेंस है ना उनकी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मतलब अगर आप एम्प्लॉय को के वेलफेयर के लिए सोचोगे तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा, एंड मोटिवेटेड रहेगा तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा। तो सर रॉबर्ट ऑल्सो एनकरेज द वर्कर्स ट्रेनिंग। तो सर रॉबर्ट ने वर्कर्स की ट्रेनिंग को इनकरेज किया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी है। चिल्ड्रंस की एजुकेशन, उनकी वर्कर्स के जो चिल्ड्रन हैं अगर हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे तो ये और ज़्यादा बेटर रहेगा। कैंटीन्स इंश्योर करनी है। उसके बाद उनके वर्क प्लेसेस काफ़ी अच्छे होने चाहिए। उनकी वर्किंग ड्यूरेशन जो है वो वर्किंग टाइम ड्यूरेशन है वो शॉर्टर होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो अगर हम एम्प्लॉय के बारे में सोचेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस बेटर हो पाएगी। तो ये था हमारा प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट पीरियड। उसके बाद जो हमारा आता है वो आती है हमारी क्लासिकल थ्योरी। तो क्लासिकल थ्योरी हमसे क्या बोलती है? ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान क्या हुआ, बहुत सारे लार्ज स्केल्स में ऑर्गेनाइजेशंस आए, है ना, और वाइड स्प्रेड में फैक्ट्री प्रोडक्शन हुआ। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थे इन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया कि भाई हमको कैसे एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है और कैसे हमको प्रॉफिट्स को बढ़ाना है। तो दिस लीड टू अ स्पाइक इन मैनेजमेंट आइडियाज़। तो इससे क्या हुआ, एक तरीके से मैनेजमेंट आइडियाज़ की तरफ जो है चला गया, जो है बेसिकली। और बेसिकली बात की गई कि हमको अगर अपनी प्रॉफिट या अब एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ बेटर परफॉर्म करें तो हमको ना उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। और क्लासिकल थ्योरी जो थी हमारे मैनेजमेंट की, ये एक ऐसी अप्रोच थी जो कि 19th सेंचुरी के लेट में आई और धीरे धीरे इसने ग्रेजुअली ग्राउंड ओवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ तक क्लासिकल थ्योरी रही हमारी बेसिकली। तो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी व्यूज एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ मशीन। तो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे देखती है, एज अ मशीन एंड एम्प्लॉयज़ की तरह देखती है। तो एज द वेरियस पार्ट ऑफ दैट मशीन। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्या हो गई, एक मशीन हो गई, ठीक है। और मशीन के पार्ट्स कौन हो गए, हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए या जो भी हमारे रिसोर्सेज है ना। तो बेसिकली क्लासिकल अप्रोच जो थी वो मैनेजमेंट की, वो किस पे फोकस करती थी, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी पे, कि जो अथॉरिटी है वो सेंट्रलाइज होनी चाहिए, एक ही जगह से आपको जो है आपको परमिशंस लेनी है। और बेसिकली लेबर स्पेशलाइजेशंस पर फोकस किया गया कि जो लेबर जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है उसको उस टाइप का काम दिया जाए। इंसेंटिव्स, अगर प्रोडक्टिविटी अच्छा कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ तो उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाए। और बेसिकली इससे ये टाइप की हमारी अप्रोचेस अपनाई गई ताकि हम प्रॉफिट्स और ज़्यादा अर्न कर सके। तो वर्क प्लेसेस को सेग्रीगेट किया गया, यानी कि उसको डिवाइड किया गया 3 लेवल्स पर, बोला गया टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो टॉप लेवल में हमारे बिजनेस के लीडर्स होते हैं, मिडिल में हमारे सुपरवाइजर्स होते हैं और लोअर में हमारे बेसिकली जो इंडिविजुअल वर्कर्स हो गए वो आते हैं हमारे। तो क्लासिकल थ्योरी ने ना प्रायोरिटाइज किया एम्प्लॉयज़ की फिजिकल एंड इकोनॉमिकल रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है, कि भाई उनकी क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है, क्या इकोनॉमिकली उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं।
ओवर जॉब सेटिस्फेक्शन एंड सोशल नीड। तो बेसिकली पहले इन दोनों चीज़ों पे फोकस किया गया, तो इससे क्या हुआ, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हम देने लगे एम्प्लॉयज़ को, वेजेस उनकी हमने बढ़ा दी, हाइक कर दी, और इंसेंटिव्स हम उनको प्रोवाइड करने लगे ताकि एम्प्लॉयज़ और ज़्यादा काम करें, मोर प्रोडक्टिव बने। उसके बाद एम्प्लॉयज़ जब वर्क हार्ड करते हैं तो बेसिकली फंक्शन टू देयर फुल पोटेंशियल, जब वो अपने पूरे पोटेंशियल के साथ वर्क करते हैं तो इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। बात करें अब ब्रांचेस ऑफ क्लासिकल थ्योरी की, तो यहाँ पे ना जैसे कि हमने चार्ट में देखा था 3 टाइप्स की हमारी थी। नंबर 1 साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो हमें किसने दिया है, F.W. टेलर ने, और एडमिनिस्ट्रेटिव हमको किसने दिया है, हेनरी फ्योल ने, और ब्यूरोक्रेटिक हमको मैक्स वेबर ने दिया है। तो बेसिकली बात करेंगे सबसे पहले साइंटिफिक की। साइंटिफिक मैनेजमेंट, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर बताए जाते हैं। तो ये जो ब्रांच है हमारी क्लासिकल थ्योरी की, ये साइंटिफिक मेथड्स पर फोकस करती हैं। ये क्या करती हैं, एग्जामिन करती हैं, ऐसे मेथड्स को चूज़ करती हैं, बेसिकली उनको एग्जामिन करती हैं जिससे हमारे जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, वो इफ़ेक्टिव मेथड्स में हम कर पाएँ। इफ़ेक्टिव मेथड इन द सेंस कि हम कम टाइम पे, कम कॉस्ट पे, चीपेस्ट और बेस्ट वे में हम उस काम को कर पाएँ। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो मेन एम है वो यही है कि हमको बेस्ट करना है, बेस्ट निकालना है अपने एम्प्लॉयज़ से। जो भी हम अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब्स असाइन कर रहे हैं, उनकी स्किल्स के बेस पर हमें उनको काम देना चाहिए। और वर्क फ्लो जो है हमें मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच जो है डिवाइड कर देना चाहिए। मैनेजर्स को स्ट्रेटजाइज करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए और मॉनिटर करना चाहिए। किनको, अपने एम्प्लॉयज़ को। तो मैनेजर्स का क्या काम होगा, स्ट्रैटेजीज़ बनाना, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना, अपने एम्प्लॉयज़ को मॉनिटर करना। तो एम्प्लॉयज़ फिर अपना जो जो भी उनको रोल्स असाइन करेंगे वो अपना परफॉर्मेंस देंगे। उसके बाद बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव की, तो हेनरी फ्योल यहाँ पे हमारे आते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का जो मेन एम है वो यही है कि हमको ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है। और वो हम कैसे करेंगे, हम अपने मेथड्स पर फोकस करेंगे। और मैनेजर इसमें क्या कर सकता है, इंटरनल प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइज कर सकता है। बेसिकली इंटरनल प्रोसेसेस पर यहाँ पे फोकस किया जाता है, उन इंटरनल प्रोसेसेस को इजी बनाया जाता है। यहाँ पे फेयोल का जो बिलीव था वो ये था कि हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी लानी है। और इसीलिए जो है हमारी ब्रांच है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की, ये क्या कहती है कि हमको मैनेजरियल परफॉर्मेंस को बढ़ाना है बजाय कि इंडिविजुअल वर्कर एफिशिएंसी के। यानी कि हमें इंडिविजुअल पे यहाँ पे इतना ध्यान नहीं देना, हमें ज़्यादा ध्यान किस चीज़ पे देना है, मैनेजरियल परफॉर्मेंस पर देना है। उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक, मैक्स वेबर जी ने ये हमें दिया है, इन्होंने डेवलप किया है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। तो इस ब्रांच के अकॉर्डिंग क्या होता है, एन आइडियल ऑर्गेनाइजेशन और एक ब्यूरोक्रेसी हैज़ अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है हमारे मैनेजमेंट का, जिसमें क्लियरली हम डिफाइन करते हैं रूल्स रेगुलेशन, इसमें ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच में बोल सकते हैं। तो लेबर को यहाँ डिवाइड किया जाता है, रिलेशनशिप्स आर इम्पर्सनल। तो यहाँ पे बेसिकली पर्सनल नहीं होता, इम्पर्सनल बोला गया है। तो ये इससे क्या होता है, इंश्योर होता है कि ऑर्डर और यूनिफॉर्मिटी रहे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और एक स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स प्रोड्यूस हो। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट इज़ नॉट प्रेवलेंट इन द मॉडर्न एज। तो हम जानते हैं अब मॉडर्न एज में, आज के टाइम में क्लासिकल थ्योरी इतनी नहीं चलती। कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ क्लासिकल थ्योरी के ब्रांचेस अभी भी देखी जा सकती हैं आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में, स्पेशली वेबर्स के जो प्रिंसिपल्स है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम बात करें नियो क्लासिकल थ्योरी की। अब हमारा 2 टाइप के चार्ट्स कवर हो गए, यानी कि 2 टाइप की जो थी, लाइक फर्स्ट हमारी थी प्री साइंटिफिक, दूसरी थी हमारी क्लासिकल थ्योरी। अब आती है हमारी न्यू क्लासिकल थ्योरी। तो न्यू क्लासिकल थ्योरी हमसे क्या बोलती है कि इस ड्यूरेशन में क्या हुआ, मैनेजमेंट थॉट का जब इवोल्यूशन हुआ, एक बेटर वर्जन था ये क्लासिकल थ्योरी का। क्लासिकल थ्योरी के बाद न्यू क्लासिकल थ्योरी आया।
ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये क्लासिकल थ्योरी का एक मॉडिफाइड वर्जन है, यानी कि हमने इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करी, इसको मॉडिफाई किया। तो क्लासिकल थ्योरी का जो मेन फोकस होता है वो किस चीज़ पे होता है कि हमको फिजिकल रिसोर्सेज को पर फोकस करना है, उनको मैनेज करना है। और बोला गया कि न्यू क्लासिकल थ्योरी जो है वो एम्प्लॉयज़ के रिलेशनशिप और उनके वर्क इकोसिस्टम पर भी फोकस करता है। तो यहाँ पे हमारा एक मेन आता है हॉर्डन एक्सपेरिमेंट। तो हॉर्डन स्टडीज़ लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट। तो ह्यूमन रिलेशंस के डेवलपमेंट में इसका वर्क था हार्डन स्टडीज़ का। तो ये जो हार्डन एक्सपेरिमेंट भी हम इसको बोलते हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट था ये था कि वॉज अबाउट मेजरिंग द इम्पैक्ट। ये जो हमारा हार्डन एक्सपेरिमेंट था ना, ये किसके बारे में था? ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो मेजर करता है, किस चीज़ को मेजर करता है? ये ना इम्पैक्ट को मेजर करता है। इम्पैक्ट मतलब किसी चीज़ का प्रभाव। और किस चीज़ का प्रभाव की बात की जा रही है? डिफरेंट वर्किंग कंडीशन बाय द कंपनी इटसेल्फ। कि भाई हमारी कंपनी की वर्किंग कंडीशंस जो है ना डिफरेंट डिफरेंट उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उस चीज़ को मेजर करता है ये। अब वो वर्किंग कंडीशन लाइक क्या? जैसे कि लाइटिंग हो गई, पेमेंट सिस्टम हो गया, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसा है जी, आप अपने एम्प्लॉयज से या वर्कर्स से कितने घंटे काम करवाते हो, ये सारी वर्किंग कंडीशन हो गई। तो ये जो वर्किंग कंडीशन है इससे एम्प्लॉय के आउटपुट आउटपुट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ को मेजर करता है ये हार्डन एक्सपेरिमेंट। कि भाई आप एक तो लाइटिंग दो, अच्छे से प्रोवाइड करो इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, उसके बाद आपका पेमेंट सिस्टम कैसा है, बढ़िया होना चाहिए। उसके बाद वर्किंग आवर्स आप शॉर्टर रखो, तो इससे एम्प्लॉयज़ का आउटपुट अच्छा निकलेगा, यानी कि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। लेकिन यही अगर आपकी यही तीनों चीज़ें, वर्किंग कंडीशन अच्छी ना हुई तो एम्प्लॉय का आउटपुट भी अच्छा नहीं आएगा। तो रिसर्चर्स ने कंक्लूड किया वेरिएशंस। रिसर्चर ने पाया कि हर एम्प्लॉय में ये, हर ऑर्गेनाइजेशन में ये वर्किंग कंडीशंस होती हैं। लाइक बिजली होती है, पेमेंट सिस्टम सबका अलग अलग होता होगा, वर्किंग आवर्स अलग अलग होते हैं। तो इससे वेरिएशंस दिखे हर ऑर्गेनाइजेशन के। यहाँ भाई जहाँ पे पेमेंट सिस्टम अच्छा है, वर्किंग आवर अच्छी है, लाइटिंग अच्छी है, तो वहाँ पे तो एम्प्लॉय अच्छे परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन जहाँ पे पेमेंट सिस्टम अच्छा नहीं है, ये सब अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे एम्प्लॉय का जो आउटपुट है वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद बोला गया कि हार्डन इफेक्ट इज नाउ वाइडली यूज टू रेफर टू द बिहेवियर मॉडिफाइंग इफेक्ट। अब हार्डन इफेक्ट को बेसिकली वाइडली यूज़ किया गया देखने के लिए कि कैसे बिहेवियर मॉडिफाई होता है, बिहेवियर चेंज होता है एम्प्लॉयज़ का। तो रिसर्चर्स ने कंक्लूड किया दैट सुपरवाइजली स्टाइल ग्रेटली इफेक्टेड वर्कर प्रोडक्टिविटी। कि आप किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज कर रहे हो वो भी आपके वर्कर की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। इससे क्या होगा? ए मेजर ब्लो टू द पोजीशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो बोला गया हॉर्डन स्टडीज़ ने सोशल नीड्स पर भी अटेंशन दी है। इन्होंने बोला कि अगर आप सोशल नीड्स को भी, एम्प्लॉयज़ की सोशल नीड्स को भी आप फुलफ़िल करोगे ना, तो एम्प्लॉयज़ का वो एक एडिशनल सोर्स होगा मोटिवेशन का। और इकोनॉमिक इंसेंटिव्स अब जो है वो देखे जाते हैं एक फैक्टर की तरह। और अगर आप एम्प्लॉयज़ को इकोनॉमिकली अच्छा रिवॉर्ड्स इंसेंटिव प्रोवाइड करोगे तो वो एम्प्लॉय उस चीज़ पे भी रिस्पॉन्ड करके अच्छा परफॉर्म करेगा। उसके बाद आती है हमारी मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी क्रिएट की गई थी बेसिकली इन डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी दैट स्टेट एम्प्लॉय आर ओनली मोटिवेटेड बाय मनी। तो पहले क्लासिकल थ्योरी में क्या बोला गया कि एम्प्लॉय सिर्फ पैसों से ही मोटिवेट होते हैं। लेकिन जो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी थी, इन्होंने क्या बोला कि वर्कर्स जो है वो कॉम्प्लेक्स हैं, उनके काफ़ी रीजंस होते हैं, यू नो वो अपनी जॉब में क्या क्या चाहते हैं। तो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी का ये बिलीव था कि टेक्नोलॉजी जो है वो रैपिडली चेंज होती है, बहुत तेज़ी से चेंज होती है, बिकॉज बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है अपने वर्क प्लेस में। तो दिस थ्योरी कंबाइंस मैथमेटिकल एनालिसिस। तो ये जो थ्योरी है ये
मैथमेटिकल एनालिसिस को कंबाइन करती है किसके साथ, ह्यूमन इमोशंस, मोटिवेशंस के साथ, ताकि एक ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके जिससे ना हम मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हमारी अचीव हो पाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर पाएँ। तो मैनेजर जब मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी को यूज़ करता है तो वो स्टैटिस्टिक्स को ज़रूर यूज़ करेगा, ताकि हम अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मेजर कर पाएँ, उनकी प्रोडक्टिविटी देख पाएँ और ये समझने की कोशिश कर पाएँ कि क्या हमारे एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि कैसे हमारे एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई हो सकते हैं। तो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी इज एक्चुअली कंप्राइज्ड ऑफ 3 मैनेजमेंट थ्योरीज। तो यहाँ पे हमें 3 मैनेजमेंट थ्योरीज दी गई हैं। नंबर 1 क्वांटिटेटिव थ्योरी, नंबर 2 सिस्टम थ्योरी एंड नंबर 3 कंटिजेंसी थ्योरी। तो ये 3 टाइप की हमारी मैनेजमेंट थ्योरीज हैं। इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे एंड देन हमारा टॉपिक कवर्ड हो जाएगा। क्वांटिटेटिव की बात करें तो क्वांटिटेटिव थ्योरी जो है वो किस पे बेस्ड थी, एफिशिएंसी और मैथमेटिकल इक्वेशंस पर। तो बोला गया कि दिस इज़ अ सिंपल नंबर बेस्ड थ्योरी, मतलब क्वांटिटेटिव थ्योरी क्या है, एक सिंपल नंबर बेस्ड थ्योरी है जो किस चीज़ पर रिलाय करती है, रिस्क को किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स, इन सब को। तो ये जो अप्रोच है ये स्टैटिस्टिक्स पर अप्लाई होती है, और कंप्यूटर साइमुलेशंस हो गए, आपके इंफॉर्मेशन मॉडल्स हो गए। तो बेसिकली ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है हमारी जो हम अपनाते हैं अपने मैनेजमेंट में, अपनी कंपनी के लिए। तो ये जो थ्योरी है इज़ यूजुअली नॉट यूज टू मैनेज अ बिजनेस ऑन इट्स ओन। इंस्टेंट द क्वांटिटेटिव थ्योरी मस्ट बी यूज विद मोर ह्यूमनिस्टिक थ्योरी इन ऑर्डर टू रन अ कंपनी। तो यहाँ पे मेन बात जो हमसे बोली गई है कि ये जो थ्योरी है वो बिजनेस को मैनेज करने के लिए नहीं यूज़ की जाती, बल्कि ना ये ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज ज़्यादा है, यानी कि हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग इस थ्योरी को लगाते हैं अपने कंपनी को रन करने के लिए। सिस्टम थ्योरी की बात करें तो दिस थ्योरी ट्रीट कंपनी लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सिस्टम थ्योरी क्या है, क्या समझा जाता है सिस्टम थ्योरी को, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह। सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है, सिस्टम बोल रहे हैं हम इसको। तो विद ऑल पार्ट नेसेसरी फॉर कंपनी टू सर्वाइव। तो हम जानते हैं ना, जैसे हम एक सिस्टम चलाते हैं तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन भी एक सिस्टम है, और इसको अब कोई भी सिस्टम होता है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, और जब तक वो पार्ट्स नहीं चलेंगे तो वो सिस्टम नहीं चलेगा। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के भी पार्ट्स होते हैं, जब तक वो पार्ट्स नहीं चलेगा तो हमारी कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो ये जो है लडविग वॉन ब्रेटल लेंफी ने डेवलप किया इस थ्योरी को, जो बोलती है कि ऑल पार्ट ऑफ ए कंपनी फ्रॉम द सीईओ टू द एंट्री लेवल एम्प्लॉय, एक टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो हमारा पर्सन है जिसको हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं, वहाँ से लेकर कोई हमारा एंट्री लेवल एम्प्लॉय है वहाँ तक, ये सारे क्या हैं, पार्ट्स हैं। इनमें क्या होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, ताकि बेटर वे में ये काम करें और ताकि हमारी कंपनी जो है सरवाइव कर पाए। तो कंपनीज जब इस थ्योरी को यूज़ करती हैं तो डिपार्टमेंट्स और जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो एक कलेक्टिव ग्रुप की तरह उनको काम करना चाहिए, ना कि एक आइसोलेटेड यूनिट की तरह। आइसोलेटेड यूनिट का मतलब ये होता है, मतलब एक होता है ना आइसोलेशन में चले जाना, एक तरफा बोल सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पे हमें एक तरफा होके काम नहीं करना, एम्प्लॉयज़ को कैसे काम करना है, कलेक्टिव होके ग्रुप में काम करना है जी। सिनर्जी एंड इंटरकनेक्टेडनेस होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति एक साइनर्जीज होनी चाहिए, गुड वाइब्स आप इसको बोल सकते हो। और इससे क्या होगा, आपकी जो भी है इंटरकनेक्टेडनेस बनी रहेगी, एक दूसरे के साथ तालमेल बना रहेगा। और यू नो बाकी यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इस थ्योरी के रिगार्डिंग कि द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ स्मॉल कंपनी डजंट नीड टू बी अ टोटली इन सिंक विद द एचआर डिपार्टमेंट। तो बोला गया कि जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है एक छोटी कंपनी का, उसको ज़रूरत नहीं है कि वो एचआर डिपार्टमेंट के साथ टोटली सिंक करे। तो ये जो मैनेजमेंट थ्योरी है ये इज़ मोर ऑफ अ वे यू कैन व्यू द कंपनी, नॉट एन एग्जैक्ट मैनेजमेंट स्टाइल। तो ये एक कंपनी को देख सकती है, ये पूरे मैनेजमेंट स्टाइल को एग्जैक्ट नहीं देख सकती, ये बोला गया यहाँ पे। फिर आती है हमारी एक लास्ट कंटिजेंसी थ्योरी।
ये बोलती है कि एवरी सिचुएशन रिक्वायर अ डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल, कि हर सिचुएशन को एक अलग टाइप की लीडरशिप स्टाइल की ज़रूरत होती है। कंटिजेंसी थ्योरी हमसे क्या बोलती है कि हर सिचुएशन में अलग अलग लीडरशिप स्टाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए ना कोई भी एक थ्योरी पूरे एंटायर ऑफिस में वर्क नहीं कर सकती। तो फ्रेड फिडलर ने कॉन्टिजेंसी थ्योरी को क्रिएट किया 1960 में, जो कि ये बोलती है कि ये लीडर्स पर है, कंपनी के जो लीडर्स हैं ना उनके ऊपर है कि वो अपनी सिचुएशन को, अलग अलग टाइप की सिचुएशन को कैसे लीड करते हैं, कैसे वो स्ट्रैटेजी बना के इनको फेस करते हैं। तो फिडलर का जो बिलीव था वो ये था कि 3 मेन वेरिएबल होते हैं लीडरशिप स्ट्रैटेजी को डिटरमाइन करने के। पहला ऑर्गेनाइजेशन का साइज, दूसरा टेक्नोलॉजी जो भी यूज़ की जा रही है, और थर्ड लीडरशिप, ओवरऑल स्टाइल ऑफ लीडरशिप कंपनी का। तो ये 3 मेन वेरिएबल उन्होंने बताए। तो ये जो है थ्योरी, ये एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर डाल देती है, लीडर्स पर डाल देती है, कंपनी के जो लीडर्स होते हैं। तो फिडलर का जो बिलीव है वो ये है कि लीडर्स ट्रेड्स डायरेक्टली अफेक्टेड हाउ दे मैनेज पीपल, कि लीडर्स के जो ट्रेड्स हैं, यानी कि उनके जो गुण हैं, ट्रेड्स मतलब होता है गुण, उनके उनमें क्या गुण है, उनमें क्या अच्छाइयाँ हैं बेसिकली, तो उनके गुण पर डिपेंड करता है कि कैसे वो लोगों को मैनेज करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ये थ्योरी ये भी कहती है कि ऑल्सो अ मोर यूजेबल थ्योरी बोला गया है इसको मॉडर्न वर्क प्लेसेस में, क्योंकि देखो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम अपनी स्ट्रैटेजी से वर्क करेंगे, लीडरशिप स्टाइल अपनाएंगे, तो हम बेटर वे में हम जो है सिचुएशन हैंडल कर पाएंगे। तो इसीलिए इसको बोला गया कि मॉडर्न वर्क प्लेस में ये थ्योरी यूज़ की जाती है। इट अंडरस्टैंड दैट एज टेक्नोलॉजी एंड कंपनी चेंज, ये थ्योरी समझती है कि टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है, कंपनी भी चेंज होती है, तो इसीलिए लीडरशिप स्टाइल्स को भी चेंज होना पड़ेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।